तो साथियों कल लिस्टिंग होने जा रही है इंडो एमआईएम एक्स्ट्रानेट एंड लोहिया कॉर्प आईपीओ की। चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में कि लिस्टिंग को लेकर क्या व्यूज़ है और क्या किया जा सकता है। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। तो सबसे पहले तो ये हैं प्रीमियम्स, और आप देख सकते हैं कि इंडो एमआईएम के काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स चल रहे हैं। 38% इज ग्रेट। थोड़ी सी गिरावट आज आई थी, 168 तक गए थे, लेकिन अभी 38-40% के आसपास चल रहे हैं। और जब आईपीओ आया था तब से ही यही व्यू था एक, कि 40% के आसपास की लिस्टिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसी के आसपास अभी तक आसार नज़र आ रहे हैं। अब वो तो पता चलेगा कि कहाँ लिस्टिंग होती है। एंड अभी हम चर्चा भी करेंगे कि व्यू क्या होना चाहिए। जैसे कैलिबर माइनिंग वहीं लिस्ट हुआ मोटा मोटी जो उसके आखिरी प्रीमियम्स चल रहे थे। एसबीआई फंड्स ने ज़रूर विश्वासघात आप कह सकते हैं किया। लंच टाइम चल रहा था वहाँ पे, बट मोर और लेस बाकी लिस्टिंग सही ही हुई है अभी तक। एक्स्ट्रा नेट भी ठीक चल रहा है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि डिस्काउंट में जाएगा। एज ऑफ नाउ मार्केट पे डिपेंड करेगा हालांकि कल, कि मार्केट में कोई गिरावट आ जाती है क्या बढ़ी। अभी तक तो ऐसा नहीं है। आज क्लोजिंग भी अच्छी हुई है। पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन चल रहा है, और उसके कारण कहीं ना कहीं प्राइमरी मार्केट के अंदर भी बज ठीक ही नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला, आप खुश हैं कि नहीं है, संतुष्ट हैं कि नहीं है ना। जो भी है आप ज़रूर से बताइए। लोहिया कॉर्प में अप्लाई किया था क्या, ये भी बताइए। और एक्स्ट्रा नेट में किया था क्या, ये भी बताइए। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए अभी रिसेंट जो भी आईपीओज आए हैं, है ना, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक है कि क्लियर डायरेक्शन पता नहीं चल रही है। एसबीआई फंड्स नीचे लिस्ट होता है, हल्का ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है। कैलिबर माइनिंग वहीं प्रीमियम्स पे लिस्ट होता है और उसके बाद में और ऊपर जाता है। लेजर पावर के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। इवन नाउ द स्टॉक इज गुड। कुसुमगर भी अच्छा लिस्ट हुआ और ऑलमोस्ट वहीं है लिस्टिंग के बाद में। तो यहाँ से वही स्ट्रेटजी निकल के आती है जो हमारी पहले थी, कि यहाँ पे सबसे पहले पार्शियल प्रॉफिट जो है वो लिस्टिंग पर थोड़ा सा बुक करना बनता है। कोई सा भी हो, थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट। उसके बाद में जिस तरीके का एक्शन हो उसके साथ में फ्लो में दौड़ना है। अगर कैलिबर माइनिंग जैसा एक्शन होता है कि लिस्टिंग के बाद में स्टॉक ऊपर जाता है, तो ठीक है, हम उसके साथ में, है ना, एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया, एक स्टॉप लॉस रख लिया 5%, 6% का, 5% के आसपास का रख सकते हैं, क्योंकि 40% के आसपास की लिस्टिंग एटलीस्ट 30% तक दिया जा सकता है इसको, है ना। और फिर बने हुए हैं इसके अंदर, देखते हैं कितनी दूर जाता है। अगर आपको पोजीशनल रखना है कि भाई मैं इसको एक लंबे अंतराल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ और मैं इसको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 30% बुक करें, 50% ना बुक करें। 30% पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं पोजीशनल देखना चाहता हूँ, बाकी को भैया आईपीओ प्राइस पे लगा के छोड़ रहा हूँ, कहीं जाए, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, कुछ पर्सनल अलॉटमेंट होते हैं, कुछ फ्रेंड्स वगैरह के साथ में अलॉटमेंट होते हैं, शेयरिंग में अलॉटमेंट होते हैं। तो भैया ठीक है, वहाँ का तो बुक करना है क्योंकि प्रॉफिट लेना है, तो आपका वहाँ का हो गया बुक। अब आपके पास जो क्वांटिटी है वो आप पूरा रख सकते हैं, है ना। ऐसा किया जा सकता है कि भाई वो तो मुझे 50 करना ही है, तो वो एक एवरेज बनाते हुए आप, हो सकता है आप यहाँ 20 कर देंगे, तो आपको पूरा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यही स्ट्रैटेजी बेस्ट है एट प्रेजेंट, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही है, एंड लेट अस गो विद द फ्लो। इंस्टीट्यूशंस आते हैं नहीं आते, इंडो एमआईएम के अंदर भी अच्छा पैसा क्यूआईबीज ने लगाया। अब देखना होगा कि वो पैसा लगाते हैं क्या लिस्टिंग पे, और अगर आते हैं तो वी हैव एन ऑप्शन। हम दोनों तरफ से मार्केट में अभी खेलना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को। ये बात है। अगर ऐसा होता ना कि भाई 100%, 200% के आसपास के प्रीमियम्स नज़र आ रहे हैं, जो हमने पहले देखे हैं ऐसे प्रीमियम्स की, भाई क्या प्रीमियम्स हैं, क्या एक्शन है, वहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा बुक करते हैं कि यार ऑलरेडी फुल वैल्यूएशन पर आ रहा है, 100% ऊपर है। और जिस तरीके का एक्शन टाटा टेक वगैरह में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे यही व्यू था कि यहाँ पे सेल करेंगे अब हम। बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। बजाज के अंदर था, जैसे हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, 2-3 दिन का एक्शन था और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस था। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता, तो डिपेंड करता है मार्केट एनवायरनमेंट पे। हम आईपीओ मार्केट अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, फ्रेश सीजन जो है वो जस्ट शुरू हो रहा है एक तरीके से अभी एट प्रेजेंट, है ना। ये चीज़ समझने की बात है। आई होप पिक्चर क्लियर हो गई है आपको एकदम अच्छे से, क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। तो जैसे कैलिबर माइनिंग के अंदर भी मैंने देखा कुछ लोग क्या है कि बुक नहीं किया। सबसे पहले 18-17-18% पे बुक मतलब लिस्ट हुआ, तो बुक नहीं किया, कुछ भी पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं किया। फिर जब वो एक बार नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा तो हाथ पांव फूलने लगे, तो उसमें सारा बुक कर दिया कि अरे अरे गिर रहा है गिर रहा है, और उसके बाद में वो वहाँ से रिवर्स करके भागने लग गया। तो इसमें क्या होता है, आपको रिग्रेट ज़्यादा होता है।
फिर आप परेशान रहते हैं कि यार काश उस वक्त रख लेता, काश ऐसा कर लेता। तो काश को हटाना है सबसे पहले तो। सबसे पहले तो काश को हटाना है। कैसे हटाएंगे? वही है, जब जब तक आप स्वयं कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, आप कंट्रोल नहीं लेंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। बुक पार्शियल एंड देन होल्ड द रेस्ट। ऊपर गया तो भी आप कह सकते हैं कि यार मैं तो पार्शियल बुक कर चुका हूँ। नीचे आ गया तो भी आप कह सकते हैं कि यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आधा तो बुक कर चुके हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर आप कंट्रोल में होंगे। थोड़ा बहुत होल्ड करना होगा तो भी कर लेंगे, क्योंकि फिर उस वक्त पैनिक होता है जब स्टॉक गिरने लगता है ना अचानक से, फिर पैनिक होने लग जाता है। ठीक है। अच्छा, उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। मणिपाल जो है उसके आज पहले दिन की अवधि समाप्त हुई है। कल एंगलिस्ट तो ताबड़तोड़ आई है, भी बहुत अच्छे एंगलिस्ट आई है नो डाउट, बट प्रीमियम्स जो हैं वो लगातार गिर रहे हैं। ग्रे मार्केट में तो सेल एंड अप्लाई वाली कहानी चल रही है एट प्रेजेंट, क्योंकि बड़ा आईपीओ है, आप दमादम अप्लाई करते हैं देन यू जस्ट सेल, है ना। अभी तक तो यही कहानी चल रही है। वैल्यूएशन फ्रंट पे थोड़े से एक्सटेंडेड आप कह सकते हैं स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस पे कहानी आई है, इस कारण थोड़ी सी गिरावट है। बट अगेन हॉस्पिटल स्टॉक्स ने पिछले कुछ समय में अच्छा पैसा बना के दिया है। किम्स, मैं आपको एक बात बताऊं, एक डीमेट में, मतलब फैमिली की डीमेट डीमेट के अंदर किम्स का एक लॉट अभी भी पड़ा है। आईपीओ के टाइम का अभी भी पड़ा है। उसको सेल नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो उसका कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया उसको। एक रिटेल लॉट पड़ा है वहाँ पे। अभी बात आई तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वो उस वक्त हुआ था यार सेल करेंगे करेंगे, फिर ओल्ड ब्रोकर के पास में है, फुल सर्विस ओल्ड लोकल ब्रोकर जो होते हैं ना उनके पास में खाता है ओल्ड का, 2003 के आसपास का, है ना, उस वक्त का खाता है, 3-4 के आसपास का। तो उसमें अलॉटमेंट मिला, फिर उसको देखा ही नहीं है, पड़ा है वो ऐसे का ऐसे ही, है ना वो। और उनको क्या फिर कॉल करके बोलना पड़ता है सेल करो, फिर शायद कॉल लगा नहीं था, क्या हुआ था, बिजी थे, फिर कहा छोड़ो यार बाद में देखेंगे। तो वैसे का वैसा ही है। आपके साथ में भी ऐसा कोई है क्या इंसिडेंट? बताइएगा। मुझे याद आ रहा है एक कमेंट आया था 2021 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉलीगैप रखा था एक व्यक्ति ने, पॉलीगैप मल्टीबैगर बना था। तो कुछ एक निकलते हैं, बट मैक्सिमम आईपीओ जो है वो नीचे आते हैं मैक्सिमम, क्योंकि वो हाई वैल्यूएशंस पर आते हैं। मैक्सिमम की कहानी यही होती है कि वो नीचे आ जाते हैं उसके बाद में। लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक्स ने रिसेंटली अच्छा किया। इवन एक कमेंट भी आ गया था, मेदांता जो है वो लिस्ट हुआ था 2022 नवंबर में, और अच्छा एक्शन था उसके अंदर। तो देखेंगे इसको, अभी थोड़ा सा समय है, देखेंगे, है ना। जूनिपर की भी आज अंकल लिस्ट आ गई है, ये आईपीओ भी अच्छा नजर आ रहा है। तो आईपीओ अच्छे आ रहे हैं अब, है ना, एक एक करके सबको देखना है। अभी एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, इसके प्रीमियम्स तो काफ़ी अच्छे हैं, बट आईपीओ बड़ा छोटा सा है, 300 करोड़ के आसपास का आईपीओ, 290, कोई ज़्यादा नहीं है। अलॉटमेंट चांसेस भी टफ रहने वाले हैं। ये जो आरडी है ये भी करीब 425 करोड़ का आईपीओ है, छोटा आईपीओ है। जूनिपर फिर भी ठीक है, जूनिपर 1800 करोड़ का आईपीओ, एंड मणिपाल तो है ही 9000 करोड़ के ऊपर का आईपीओ है। एंड यहाँ पर वैसे सब्सक्रिप्शन भी नहीं आएंगे जैसे एसबीआई फंड्स में आए थे, तो इजी अलॉटमेंट होगा। यही रीज़न है कि प्रीमियम से नीचे हैं, यही रीज़न है कि प्रीमियम से नीचे हैं। तो यहाँ पर क्यूआईबी फिगर्स देखने हैं, क्यूआईबी फिगर्स काफ़ी अच्छे आते हैं, और ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का हैज भी कर लेंगे तो फुल फ्लैश में देखा जा सकता है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए, ये थी आईपीओ मार्केट की डिटेल्स। अब उसके बाद में एफआईज की आज बाइंग आई है, शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल मैं टेलीग्राम पे डेटा भी पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। डेटा ये है कि शायद से एफआईआईज ने जुलाई में सेलिंग स्टॉप कर दिया, नेट सेलिंग नहीं आई है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विश्व स्तर पर एआई स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कोरियन मार्केट जो एक समय पर भारत से ऊपर चला गया था, और पूरे विश्व भर में ये खबर फैली थी कि भारतीय बाजार लुढ़क चुका है, कोरिया ने ओवरटेक कर लिया है, ताइवान ने ओवरटेक कर लिया है। देखिए, ये सारी कहानी जो है हमने पहले भी डिस्कस की थी कि 2-3 स्टॉक ऐसे हैं सैमसंग जैसे, जो पूरे मार्केट को गवर्न कर रहे हैं। इवन भूटान के अंदर भी, भूटान में जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे भी कुछ एक कंपनीज हैं जो 66-70% जो है पूरे मार्केट को कवर करती है। भारत पूरे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसा एक मार्केट है जहाँ पर ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन है, ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन। ये एक बहुत अच्छी बात है। कोरियन मार्केट जो है केवल एआई है, एआई इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। एआई जो है वो एक दिन कमोडिटी बन जाएगा, ऑलरेडी बन रहा है ना। चाइनीज़ जिस तरीके से इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, है ना, अमेजिंग अमेजिंग।
तो कमोडिटी बनेगा, कॉस्ट काफ़ी कट होने वाली है और पैसा बाहर निकलेगा। और अभी हमने देखा किस तरीके से मेमोरी स्टॉक्स, सैनडिस्क वगैरह में गिरावट देखने को मिली। हर दिन 10% गिरे। इवन आज कोरियन मार्केट 10% डाउन था। तो अब ये जब पैसा निकलेगा और लेवरेज का पैसा जब निकलेगा और जब ऐसा नजर आएगा कि यार भारतीय बाजार इतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है और रियल बिजनेसेस हैं जिनको, अभी ये हॉस्पिटल बिजनेस है या कोई केमिकल बिजनेस है, उसमें एआई क्या कर लेगा? क्या कर लेगा बताइए आप? एआई कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पे रियल हार्डवेयर है, वो रियल प्रोडक्ट है वो। और जब वो इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अभी आप देखिए पेट्रोकेमिकल के नंबर्स देखें आप, 30% 40% की ग्रोथ है, हाईएस्ट एवर सेल्स हैं। तो ये पैसा वापस आएगा। एफएस की सेलिंग रुकी है और वो मर्ज कर रही है इस बात से, जब पूरे विश्व स्तर पर एआई स्टॉक्स में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो ये जो पैसा आएगा, एटलीस्ट गिरावट भी रुक जाती है। वी आर गोइंग टू हैव सम ग्रेट मार्केट, आई टेल यू। एट प्रेजेंट द मार्केट इज नॉट गुड फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। एट प्रेजेंट ब्रेकआउट्स आर नॉट वर्किंग, बट दे विल वर्क, दे विल वर्क, डोंट वरी अबाउट इट। समय का पहिया जो है वो चलता है। ये तो गाना हो गया यार है ना? एनीवेज, वो भूतनाथ वाला, समय का पहिया जो है वो आगे बढ़ता रहता है गाइस। ये फिर से गाना हो गया। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? समझ गया ना अच्छे से? बदलता है समय। समय की सबसे खास बात यह है कि वो कभी एक साथ नहीं रहता, समय बदलता है। और मैंने मेरे जीवन में एक ही चीज़ सीखी है कि हर एक चीज़ की एक साइकिल होती है। कभी भी आप सोचें कि आई एम एट द पीक एंड आई विल स्टे एट द पीक, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आप ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, फिर अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, आप वापस ऊपर जाएंगे। ये हर चीज़ में लागू है, ये मार्केट में लागू है, ये स्पॉट्स में लागू है, हर जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ पे चीज़ लागू है। आपकी लाइफ के अंदर भी अर्थ जो है उसकी साइकिल है, मार्स की अपनी साइकिल है ना? जो एस्ट्रोलॉजी है वो साइकिल पे है। हर चीज़ साइकिल के अराउंड ही चीज़ें घूम रही है ना? तो साइकिल्स हैं, हर चीज़ की साइकिल है। तो ये भी बदलेगी और हम एकदम एज पे हैं। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू इट एंड आई एम पर्सनली लाइकिंग इट। मैं चाहता हूँ कि 1 या 2 महीने का फाइनल, व्हाट डू यू से, ऐसा कुछ हो जाए कि यार एआई स्टॉक्स भी गिर गए एंड स्टिल इंडियन मार्केट इज़ नॉट मूविंग। तो इस तरीके की एक हवा बन जाए ना, तो वो फाइनल होगा कि भाई नाउ द थिंग्स आर वेरी गुड, आई टेल यू। ऐसा मतलब, लेट्स वेट, आई एम वेरी एक्साइटेड। Latter half of the 2026 and the entire 2027, I think it is going to be a great year. We are going to make the money of our lifetime, you know, the money of our lifetime. And I think अगर हमने अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन कर लिया, सो लाइफ में फिर शायद कभी पैसों को लेकर चिंता नहीं करनी पड़े। बशर्ते यू हैव अ गुड कैपिटल एंड यू आर 100% रेडी, यू आर रीडिंग अ लॉट। मैं फिर से कह रहा हूँ, तैयार रहिए, पढ़िए खूब, चार्ट्स स्टडी करें, है ना? अपनी पास्ट गलतियों को एनालाइज करें, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। देखता रहता हूँ यार, मैंने ये ट्रेड क्यों ली, मैंने बिल्ड प्रो क्यों लिया, व्हाट द हेल वाज आई थिंकिंग एट दैट टाइम, ये क्या गलती मैंने कर दी यहाँ पे। आई एम राइटिंग इट ऑल डाउन एंड don't worry, things are going to be very very good and always believe in yourself, always do it। ये मैंने विराट कोहली जो है, पाकिस्तानी बोलते हैं विराट कोहली, एंड विराट कोहली का एक इंटरव्यू सुना था। तो विराट कोहली ने ये बोला था कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। ये चीज़ काफ़ी टच हुई मुझे, काफ़ी ज़्यादा टच हुई। बिकॉज क्या होता है कि व्हेन यू आर नॉट डूइंग समथिंग, अभी भी मुझे काफ़ी मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर 2 साल से पैसा नहीं बना। आई अंडरस्टैंड। और बीच बीच में ऐसा नहीं है कि वो पीरियड्स नहीं आए जहाँ पर आप पैसा बना सकते थे। आई 100% एग्री, ऐसे पीरियड्स आए थे, 2025 में आया था, इवन अभी भी आया था। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट पॉइंट। सो काफ़ी बार क्या होता है, यू फील लाइक ओके दिस इज़ नॉट द थिंग फॉर मी, है ना? यू फील डीमोटिवेटेड, बट डोंट थिंक लाइक दैट, डोंट थिंक लाइक दैट माई फ्रेंड। ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सोचना है कि करना तो है। इलॉन मस्क के बारे में मैं पढ़ रहा था, करना तो यही है, या तो कर करके मर जाओ, है ना? ऑप्शन तो यही है, या फिर सक्सेसफुल हो जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। यू विल डाई ट्राइंग, है ना? मर जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट गिव योर 200%, लाइक यही है और कुछ भी नहीं है। अगर इस तरीके का एटीट्यूड है तो यू विल डू इट। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं है, आपके पास इनफ समय है, इनफ टाइम है, यू हैव इनफ टाइम।
नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू है, नाम मोदी जी बोलना की आदत पड़ चुकी है, नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू है, गुजरात के सीएम थे उस वक्त का इंटरव्यू है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गुजराती में है कि किस में है, वो कहते हैं कि शायद कॉलेज के किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वो कहते हैं समय सबके पास में, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टाइम। वो एक अच्छा इंटरव्यू है, मुझे भी अभी याद आया, मैं बोलने लगा तो मैं वो जाके देखूंगा। आप ये सब चीज़ें यूट्यूब पर देखा करें, आप देखें। आपको पता है परवेज मुशर्रफ जो है वो वैसे तो हमारा एनिमी था, बट ही यूज टू रीड गीता, चाणक्य, चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, ये जो भी पूरा है, ही यूज टू रीड दैट, महाभारत एंड ऑल, ही यूज टू डिस्कस दैट विद हिज आर्मी। वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नहीं सीखते हैं। हमेशा, आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं आपको बता देता हूँ, अपने गुरु स्वयं बने, कोई आपका गुरु नहीं है, मैं आपका कोई गुरु नहीं हूँ, मेक नो मिस्टेक, मुझे गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है ना। आई एम नथिंग, मैं मान के चलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मैं नथिंग हूँ, है ना, नथिंग, कुछ भी नहीं हूँ मैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो अपने आप को ही गुरु माने, सीखें, और हर व्यक्ति से सीखें, हर गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें। क्योंकि दुनिया में अगर सारी गलतियां हम खुद ही करेंगे तो ज़िंदगी बड़ी छोटी है। दूसरों की गलतियों से सीखना है कि उसने ये गलती की, दूसरे जो सक्सेसफुल लोग हो गए उनके माइंडसेट से सीखना है, उनके इंटरव्यूज़ देखें, उनकी किताबें पढ़ें, यार वो व्यक्ति कैसे सोचता है, एंड यू जस्ट हैव टू रेप्लिकेट। मैंने पहले भी बताया, कॉन्शियसनेस जो है वो कलेक्टिव है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज ए कलेक्टिव थिंग, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल थिंग। तो जब विराट कोहली एक तरीके से सोचना सीखता है तो बाकी लोग भी सीखते हैं। विराट कोहली से जाके पूछते हैं ना, भाई कैसे चेज किया रही है, यार मैंने विराट कोहली से सीखा। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुभमन गिल या किसी ने चेज किया था और फिर बोला कि आई लर्न फ्रॉम विराट कोहली, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पोस्ट इंटरव्यू में उसने बोला था, है ना। माउंट एवरेस्ट पे एक व्यक्ति चढ़ा, उसके बाद में लाइन लग गई, क्यों? क्योंकि एक ने करके दिखा दिया, इट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसने बताया ऐसे ऐसे सोचना है, ऐसे ऐसे करना है, ट्रेनिंग है, अब सब लोग कर रहे हैं, है ना। ये बात है, यही बात है। तो सीखें, सबसे सीखें, ठीक है। आज फिर से काफ़ी मोटिवेशन हो गया, आज तो बनता था भाई, आज तो कोई नहीं बोल सकता कि सर आज तो समय ले लिया, ये ले लिया, है ना। मार्केट पे चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। मुझे पता है मेल्स वगैरह आते हैं ना, तो सबको एक साथ में ही उत्तर देना मेरा दायित्व बनता है कि अच्छे से समझा दूँ। कमेंट्स भी आते हैं कि सर फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मुझे पता है, आई हैव बीन देयर, डोंट वरी अबाउट इट। टेंशन मत लीजिए, मेहनत करें, एक दो तीन चीज़ें कर लें आप। मैंने ये कर रखी हैं चीज़ें और मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है। राइट इट डाउन, है ना, एक पेन पेपर ले लें, या एवर नोट या नोशन या वर्ड, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़ इट, गूगल डॉक्स, एप्पल नोट्स, जो भी है। सबसे पहले व्हाट विल आई बाय, है ना, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट आर द रूल्स, क्यों मैं बाय करूँगा, कब बाय करूँगा। सेकंड, कब सेल करूँगा, सेल रूल्स, बाय रूल्स, होल्डिंग रूल्स, पोजीशन साइजिंग रूल्स, ये सब लिख लें। सेकंड, चार्ट का डेटाबेस बना लें, ये चार्ट पिछले ये हुआ था, 2021 में ये हुआ था, बालाजी माइंस में ये हुआ था, मुझे सारे चार्ट्स याद हैं, इस वक्त ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, उसमें वो हुआ था। 1999 के भी मेरे को याद है, 1890 के भी याद हैं कुछ एक चार्ट तो। निकोलस डावास ने ये चार्ट लिया था, थियोकॉल में ये स्टॉक लिया था, विलियम ओनील ने ये किया था, पॉल टूडर जोन्स ने ये किया था, जेसी लिवरमोर ने ये किया था। ये सब चीज़ें याद कर लें, डेटाबेस बना लें इसका, उसको पढ़ते रहें बार बार, फिर वो चीज़ें छप जाएगी दिमाग में, फिर वो चीज़ें दिमाग में छप जाएगी, दैट्स ऑल। ये दो चीज़ें कर लें। तीसरी चीज़ क्या करनी है, मैंने पास्ट में कौन सी ट्रेड्स ली, अब वो डेटाबेस और बाय रूल्स के अनुसार वो सही ली क्या, गलत ली क्या, उसकी एक शीट बना लें। ये तीन काम कर लीजिए और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ। 99.99% ट्रेडर्स ये नहीं करते, नहीं करते तो फिर धूल खाते हैं भी, और क्या, मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमने डिस्कस कर लिया, काफ़ी चर्चाएं कर ली आज के इस वीडियो में। अब आई एम श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, वीडियो को लाइक किया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।